तो बच्चों आज हम इस क्लास में क्लास 10 का बैलेंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बच्चों ये चैप्टर थर्ड होगा परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। ये पार्ट थर्ड होगा जिसमें हम लोग जीव में यानी कि मनुष्य में स्पेशल पढ़ने वाले, उसके खून के बारे में, उसके नस के बारे में, और फिर बच्चों उसमें जो इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है हार्ट के बारे में, ये मैं आपको स्टडी कराने वाला हूं। ये तीनों के बारे में आप यदि जान लेते हैं तो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण, ये एक बोल सकते साइंस आप लोग जाने पढ़े लिखें। तो आप बच्चों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड के लिए बेहतर होने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, परिसंचरण तंत्र आखिर है क्या। तो फिर बच्चों ये परिसंचरण तंत्र को आप यहां पे इस नाम से भी जान सकते हैं, रुधिर परिवहन। बच्चे रुधिर परिवहन या बोल सकते हैं रक्त का परिवहन बोल सकते हैं। तो ये तीन नाम से, रक्त परिवहन बोलिए या रुधिर परिवहन बोलिए या परिसंचरण तंत्र कहिए। ओके, चलिए अब यहां पे मैं बात समझाता हूं इसकी डिफिनेशन की, ये आखिर है क्या, परिसंचरण तंत्र आखिर है क्या। तो बोल सकते हैं मनुष्यों में रुधिर या रक्त तथा रक्त रुधिर वाहिनियां और हृदय मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे परिवहन तंत्र कहा जाता है। मैं डिफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूं कि मनुष्यों में रुधिर वाहिनियां हृदय मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं बच्चों, अर्थात आप उसे बोल सकते हैं रुधिर परिवहन कह सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में आपको डिफाइन करने वाला हूं, परिवहन कैसे होता है, रक्त एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, किसको लेकर जाती है, ये सारा मैं डिफाइन करने वाला हूं। देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड से, खून से, ये जिसे आप रक्त भी कहते हैं। ओके फिर बच्चों, ये आखिर है क्या, सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सर जी, ये आपको बोलता है कि ये लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का क्यों होता है, तो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ओके, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव एगो सीख गए यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा रुधिर कैसे क्यों लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। बच्चे हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा रुधिर जो है यानी कि ब्लड जो है एक तरह का गाढ़ा क्षारीय द्रव। बच्चे तो क्षारीय द्रव यानी कि क्षार का समझते हैं आप लोग पढ़े हुए केमिस्ट्री में, अम्ल बच्चे, और भस्म जिसे क्षार भी कह रहे हैं आप, और लवण। बच्चे ठीक है, तो यहाँ पे बातों को समझिएगा। अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच मान यहाँ पे ये 7 से कम होता है, अम्ल का पीएच मान बच्चे 7 से कम। और क्षार की बात करते हैं तो इसका होता है बच्चों यहाँ पे 7 से अधिक होता है इसका पीएच मान। बच्चे 7 से अधिक इसका पीएच मान अधिक होता है, 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है क्षार की। और ये टोटल कितना होता है 7। लवण होगा तो क्या होगा, इसका 7 होगा पीएच मान। कितना लवण का कितना होता है 7 होता है इसका पीएच मान। लेकिन 7 से अधिक जो रहेगा वो क्षार होगा, और लेकिन बोल सकते हैं 7 से कम रहेगा, 1 से लेकर 7 तक रहेगा, उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अगर कम हो तो वो अम्ल होगा आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ब्लड के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ये क्षार है जिसे भस्म भी आप बोल सकते हैं, क्षारीय द्रव है। ओके, बात समझ में आई, तीन ऑब्जेक्टिव यहां से निकल के चला है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, तो रुधिर को तरल संयोजी उत्तक भी कहा गया है। मैं बताऊंगा इसे तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा गया है बच्चों। ओके, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो अभी याद रखिए कि रुधिर को तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। और रुधिर के बारे में बात करता हूं, तो यहां पे लिखता है रुधिर जो है हृदय एवं रक्त वाहिनियां में प्रवाहित होती है यानी कि बहती है। मैंने बोला बच्चों, यहां पे मैंने बोला कि ये हार्ट में और ये रक्त वाहिनियां यानी कि नस में बहता है कौन, तो ये रुधिर बहता है। कहां गया जी, ये रुधिर बहता है यानी कि खून बहता है हृदय में, और किसमें, रक्त वाहिनियां में प्रवाहित होती है यानी कि बहती है। तो ये 4 बातें आप लिख सकते हैं किसके बारे में, ब्लड के बारे में। अब ये सवाल उठेगा आपसे कि तरल संयोजी उत्तक क्या है, या रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं। दो क्वेश्चन, मैंने क्या बोला कि रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, या तरल संयोजी उत्तक क्या है बच्चों। ओके ना, चलिए मैं बताता हूं। तो लिखेगा इस प्रकार, जब रक्त बच्चों, जब रक्त हृदय में
हृदय में एवं रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है, लिखेगा जब मनुष्य के हृदय में एवं रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है रक्त, तो उस समय ये दोनों का संयोजन होता है। क्या होता है? संयोजन। संयोजन कहने का मतलब क्या? मिलना। रक्त का संयोजन होता है। किसका संयोजन होता है? रक्त का संयोजन, यानी कि मिलन होता है, मिलाप होता है। फिर से देखिएगा, जब हृदय एवं रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि बहता है, उस समय इसका रक्त का संयोजन होता है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ओके, तो उस समय संयोजन किसका होता है? तो ये भी मैं बता दूं बच्चे, रक्त बेचारा जो है ये मिलता है किससे? तो ऑक्सीजन से। ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। रक्त जो है ये मिलता है किससे बेचारा? तो ये मिलता है CO2 से। आप लोग मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे रक्त एवं O2 का मिलना ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और रक्त एवं CO2 का मिलना ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये मैंने बता दिया है, और भी डिफाइन करेंगे हम लोग आगे में इसके पार्ट में, ठीक है ना। तो आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा। तो ये संयोजन का मतलब हो गया, जब बात तो संयोजन होता है, ठीक है। इसलिए रक्त को क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इतना सही है सर। अब यहाँ पे रुधिर यानी कि रक्त की सर्जी, रक्त की बनावट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बनावट, यानी कि संरचना कहने का मतलब क्या? बनावट। तो इसकी बनावट दो तरह से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कितनी तरह से? दो तरह से बच्चों। तो पहला बात करते हैं, तो रक्त जो है, रक्त का तरल भाग भी पढ़ेंगे, और रक्त जो है ठोस भाग भी पढ़ने वाले। ओके, तरल भाग वाला जो होगा आपका प्लाविका, जिसे प्लाज्मा भी कहेंगे। ओके, तरल भाग को, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाविका कहते हैं या प्लाज्मा कहते हैं। इसको और मैं डिफाइन करने वाला हूं, अभी ये डेमो है, ठीक ना। चलिए डिफिनेशन लिख सकते हैं कि रक्त के तरल भाग को प्लाविका या प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों यहां पे लिखेगा कि ठोस भाग में कौन कौन आता है? तो ठोस भाग में आपका आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, इंग्लिश में लाल रक्त कोशिका, सॉरी हिंदी में लाल रक्त कोशिका बोल सकते हैं। ओके, और इंग्लिश में क्या बोलेगा? रेड ब्लड सेल। बच्चों हिंदी की बात करते हैं, इसका इंग्लिश की बात करते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं बच्चों, इसे बोल सकते हैं हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका, यानी कोशिका बोल सकते हैं इसको। तो दोनों का हिंदी इंग्लिश हो गया। अब मेरे बच्चों यहाँ पे जानिए आप, रक्त पटिकाणु है क्या? तो रक्त पटिकाणु को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे डिंबाणु कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइटस भी कहा जाता है। तो तीन नाम यहाँ पे, ये आखिर है क्या? तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसको डिफाइन करके एक एक करके सभी के बारे में आने वाला हूं। ओके, तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके ना, चलिए। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलाए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लाज्मा से, और ये प्लाज्मा सबसे पहले है क्या, और प्लाज्मा की बनावट क्या होती है, ये रक्त में कितना प्रतिशत होती है, ये सारे हम लोग जानने वाले हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों, सबसे पहले प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा को मैंने बोला कि रक्त का वह भाग जो ठोस होता है, सॉरी ये ठोस मैंने लिख दिया, ये तरल भाग है, ठीक है। यहाँ पे रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है बच्चे? तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, तरल भाग प्लाज्मा। देखिए तो ये तीनों बातें लिख सकते हैं प्लाज्मा के बारे में। ऐसे लिखेगा, रक्त का वह भाग जो तरल होती है, पीले रंग की होती है हल्का, और चिपचिपा होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। बच्चों ये डिफिनेशन रहा, या पॉइंट करके लिख सकते हैं। तीन बातें प्लाज्मा के बारे में आप राइट कीजिएगा, लिखिएगा कि प्लाज्मा है, हल्के पीले रंग की होती है, और ये चिपचिपा द्रव है, तथा ये तरल भाग होता है रक्त का। ये आप लोग नोट्स कर सकते हैं। देन प्लाज्मा के आगे बढ़ते हैं, तो प्लाज्मा की बनावट कुछ इंपोर्टेंट है, जिसे आप संरचना भी कहते हैं। ठीक है, संरचना मतलब क्या होता है? बनावट ही होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो इस बात को कि प्लाज्मा की बनावट कैसे हुआ, आखिर में ये बना कैसे। तो प्रेक्षो इसमें जल की मात्रा 90% है। प्रेक्षो इसमें जल की मात्रा कितना? 90% है, और प्रोटीन की मात्रा देखें तो कम से कम 7% इसमें आता है। ये बातें आपको ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि इंपोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो प्लाज्मा की बनावट लिखना तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 90% होता है। रक्त में कितना? टोटल 90% होता है प्लाज्मा। ओके, इसमें क्या पाए जाते हैं? 90% जल रहती है। प्रोटीन कितना? 7% होती है। ग्लूकोज की मात्रा कितना होता है इसमें? तो 0.5% ग्लूकोज की मात्रा होता है। और लवण की मात्रा कितना होता है?
तो 0.18% इसमें लवण की मात्रा होता है। ये प्लाज्मा की बनावट है। और भी इसमें है कि अकार्बनिक पदार्थ इसमें भी होते हैं और वसा भी कुछ है और शेष भाग कार्बनिक पदार्थ भी इसमें पर बच्चों। तो इतने सारे जब होंगे तब ये प्लाज्मा बनेगा। ठीक है, प्लाज्मा इस भाग से यानी कि इस पदार्थ से ये बना है प्लाज्मा बच्चे। ठीक है, यदि इसमें से एक भी नहीं तो प्लाज्मा का निर्माण नहीं है बच्चों। तो ये सारे भाग को आप लिख लीजिए, प्लाज्मा इस तरीका से बना, इसका निर्माण हुआ, ऐसे ये बना बच्चों। अब बात आता है कि प्लाज्मा प्लाज्मा है तो प्लाज्मा प्रोटीन बोल सकते हैं, आखिर है क्या? तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसमें तीन भाग, इसमें तीन पार्ट, तीन द्रव इसमें इंपोर्ट रखते हैं जो कि रक्त को जमाने में सहायक है बच्चे। ओके, जिसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन हम लोग उसे बोलते हैं जो रक्त को जमाने में सहायक होता है। ओके, तो देखिए प्लाज्मा प्रोटीन है कौन कौन, वो जरा देख लो। जैसे कि फाइब्रोनोजिन एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को जमाने में कार्य सहायक है बच्चों। प्रोथ्रोबिन और हिपेरिन, ये सारे जो भाग हैं ये रक्त को जमाने में सहायक होती है, जो कि इसको प्रोटीन बोल रहे हैं। इस प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है ये, और प्रोथ्रोबिन प्रोटीन है, ये हिपेरिन प्रोटीन है। ये तीन प्रोटीन जो है ये आपका रक्त को जमाने में सहायक होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपसे सवाल कोई पूछेगा कि सीरम क्या होता है, तो सीरम आप उसे बोल सकते हैं बच्चों जब रक्त जमने लगता है। तो जब रक्त जमने की क्रिया में, मैंने लिखा है रक्त जमने की क्रिया, यानी कि रक्त जमने के समय की बात मैं बोल रहा हूं। रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। जरा समझिएगा सीरम किसे कहते हैं। मैंने बोला कि रक्त जमने की क्रिया में यानी कि जमते समय फाइब्रोनोजिन जो ये प्रोटीन है ये वाला, ये क्या करता है, प्लाज्मा से निकल जाता है यानी कि हट जाता है। तो ये जब जम जाता है, बाकी जो शेष पदार्थ बन गया, बच गया, यानी कि ये सब जो बाकी शेष पदार्थ है, तब उसे हम लोग सीरम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। यानी कि रक्त जमता जिस समय, उस समय फाइब्रोनोजिन क्या करता है, प्लाज्मा से अलग हो जाता है। जो शेष भाग बच गया, उस शेष भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। इसे अपने से बनाओ बच्चे, अपने से लिखो इसे सीरम क्या है। ठीक है, तो सीरम उसे बोल सकते हैं कि जब रक्त जमती है उस समय प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन है ये अलग हो जाती है और बाकी शेष पदार्थ सीरम कहलाती है। ये आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा रक्त केशिका, ये आखिर है क्या बच्चों? तो लिखिएगा रक्त केशिका जो है रक्त में आयतन के हिसाब से देखा जाए तो ये कम से कम 45% है, ये आप लोग याद रखिए। ओके, रक्त केशिकाएं जो है रक्त में आयतन के हिसाब से देखते हैं तो कितना परसेंट, 45% है पे बच्चों। और आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, यदि आपको सवाल आ जाए कि आरबीसी क्या है तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, यदि डब्ल्यूसी क्या है ये पूछ दे आपसे तो ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं अंतर नहीं बता के डिफिनेशन इसका समझा देता हूं, यानी कि इसके बारे में। ओके, तो आरबीसी मैं पूछता हूं कि आरबीसी क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो लिख सकते हैं आप लोग, इसका आकार अनियमित होता है, ये रंगीन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होता है, ये ज्यादा संख्या में होती है, ये बीमारी से लड़ने में सहायक नहीं होती है। ये 5 बातें लिखी तो आरबीसी में लिखा गया। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी आपसे पूछ दे कि डब्ल्यूबीसी क्या है यानी कि श्वेत रक्त कोशिका क्या है, तो आप लिख सकते हैं ये 5 टॉपिक के बारे में। अब आपसे सवाल मैं करता हूं, मैंने लिखा कि आरबीसी और डब्ल्यूसी में अंतर क्या है, ये भी तो सवाल आएगा। तो इसको आप वीवीआई डाल लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई बच्चे, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहां पे देखते हैं तो ये बोल सकते इसका आकार नियमित होता, इसका आकार की बात करते हैं तो नियमित होता है, लेकिन इसी प्रकार श्वेत रक्त में चलते हैं तो इसका आकार क्या होता है, अनियमित होता है। ठीक है, ये पहला अंतर था। दूसरे अंतर की बात करते तो ये रंगीन होता है, और में बच्चों ये जो आपका है डब्ल्यूबीसी ये रंगहीन होता है। रंगहीन कहने का मतलब क्या, इसमें लाल रंग नहीं पाया जाता है। ओके, देन आपका है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है, जिसके कारण ये लाल दिखता है और ये श्वेत दिखता है। इसमें इसकी संख्या की बात करते हैं आरबीसी की, तो ये संख्या ज्यादा होती है आरबीसी की, और डब्ल्यूबीसी की क्या होता है, कम होता है। और ये बीमारी से नहीं लड़ सकता है, लेकिन ये बीमारी से हमको क्या करता, सुरक्षा प्रदान करता, सहायक रहता है बीमारी से लड़ने में। देन आपका लास्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग जब देखे होंगे जब किसी व्यक्ति को कट जाता कोई भाग शरीर का, तो वहां पे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या आपको यह पता है कि जब रक्त
बहना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो क्यों अचानक बोल सकते वहां पे रक्त क्या करता है, हम लोग धुलकन वगैरह या वो किसी पदार्थ से दाब देते हैं तो वो जम जाता है, यानी कि रुक जाता है। ओके, तो वो रुक जाता यानी कि जम जाता पदार्थ, वो जो जमा रक्त यानी खून जम गया वहां पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिय बच्चों, इसके रीजन से रक्त पटिकाणु या बिंबाणु या थ्रोमोसाइटस यही है जिसके कारण वहां पे प्रिय बच्चों रक्त जम जाता है। ये अगर नहीं वहां पे रहता, मौजूद अगर नहीं होता उस समय, तो रक्त जो हमारा किसी स्थान से कट छड़ जाता है ना, वो लगातार बहता रहता, कोई भी डॉक्टर वहां पे भेज दो लेकिन ठीक होने वाला नहीं। ये पदार्थ वहां पे मौजूद अगर हो गया तभी रक्त वहां पे रुकेगा, कटा हुआ भाग, अन्यथा नहीं रुकेगा। तो ये आखिर है क्या, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बच्चे, और हिंदी में इसका 3 नाम है, रक्त पटिकाणु, बिंबाणु या थ्रोमोसाइटिस इसको कहा जाता है। इसका 3 नाम हो गया। ठीक है, ये क्या करता है तो लिखेगा, यहाँ पे ये किसका भाग था, तो ये रक्त का ही भाग है, तो लिखेगा रक्त का वह भाग या वह पार्ट, रक्त का वह पार्ट, रक्त का वह ठोस पार्ट जो रक्त को जमाने में सहायक होता है, उसे रक्त बिंबाणु कहते हैं, अर्थात बिंबाणु बोलिए, थ्रोम्बोसाइटस कह सकते हैं। तो ये डिफिनेशन आप लोग नोट्स कर लीजिए। और ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका, तो मैं आपको मिलता हूं पार्ट 4 में, ये पार्ट 3 यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करके आगे बढ़ा देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 4 में, ये पार्ट 3 यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मनुष्यों में देखें किस तरीका का परिवहन होता है, अब नस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो इससे आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए छुट्टी है, जाओ ना।